ले रहे हैं। जब ऑफलाइन था पूरा सिस्टम, ऑनलाइन पे आए तो काफी सारे चैलेंज आए, लेकिन आज ऑनलाइन के कितने सारे फायदे हैं ये आज हमें पता चल रहा है। मुझे याद है जब पहली बार हम मैनुअल फॉर्म जमा कराया करते थे और मैनुअल फॉर्म से जब हम सीधे ऑनलाइन पे आए तो बहुत तकलीफ आई, लेकिन आज ऑनलाइन ज्वाइनिंग होने से कितने सारे बर्डन कम हो गए और काम कितना स्मूथली और फास्ट हो गया ये आज हम देख पा रहे हैं। तो कोई भी बदलाव शुरू में तकलीफ लेता है, लेकिन बाद में वो लंबे समय तक ग्रोथ और आनंद देता है। तो ये छोटे मोटे चैलेंज चलते रहेंगे, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये सारे चैलेंज हमें फेस करने होंगे। तो इतना कुछ चैलेंजेस होने के बावजूद आप सभी साथियों ने शानदार अगस्त महीने की क्लोजिंग की और आज पहले दिन ही कल शाम को सर्वर चालू हुआ 5 बजे और अभी तक बहुत सारे लोगों ने 5000 पीवी से ज्यादा की पर्सनल परचेज अपने नंबर पे चढ़ा दी है और वो शो हो रहा है रेगुलर। कई सारे लोगों ने डायमंड क्लब कर लिया है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है और कुछ लोग अभी जारी है वो कर रहे हैं, तो वो आज और कल में कर लेंगे। तो कल से एक नारा चल रहा है कि 5000 पीवी में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं, और कई सारे लोगों ने 10,000 पीवी की है। जो गामा और स्नोल का दूरी पंजाब का टारगेट हम लोगों ने लिया था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने में हमें 75 पीस पर्सनल आईडी पे करके दूरी पंजाब में घूमने और ठहरने का मौका हमारे पास था और ये उसका अंतिम महीना है सितंबर महीना। तो इस महीने तक आप अपनी जिस आईडी पे 75 पीस कर रहे हैं वो पूरा कर लेंगे, तो उस पे भी हमें ध्यान देना है और हमें 75 पीस करने हैं। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो इस महीने करके भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पिछले 5 महीने का उसमें आप ऐड करके जरा कैलकुलेशन कर लीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की हम सबकी और अपलाइन आदरणीय कोठारी साहब की इस शानदार काउंसलिंग प्रोग्राम में। इस पूरे महीने में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से प्रोग्राम हमें फोकस करने हैं, रूपांतरण यात्रा का कैसे ज्यादा फायदा उठाना है, इस सब पे बात करने के लिए सर हमारे बीच में है। तो मैं सर को इनवाइट करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र बोहरा सर है। तो एक बार मैं आदरणीय सुरेंद्र बोहरा सर को इनवाइट करूंगा कि वो आए और आदरणीय कोठारी सर को इनवाइट कर लें, क्योंकि सर हमारे बीच में 9:20 पे आएंगे। तो उससे पहले एसपी सर और बोहरा सर हमारे बीच में हैं। तो एक बार मैं बोहरा सर को पहले इनवाइट करूंगा। सर प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, और आप सभी साथियों का बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाइयाँ शानदार जानदार जबरदस्त अकादमी के लिए, शानदार जानदार जबरदस्त क्लोजिंग के लिए। जैसा अभी माहौल चल रहा है, जो विषय चल रहा है, केवल 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 ग्रोथ, और उस ग्रोथ के स्थायी करने के लिए रूपांतरण यात्रा जैसे प्रयास कंपनी की तरफ से भी चल रहे हैं और उनके साथ पूरे हिंदुस्तान के सभी टीमें अपने अपने प्रयास करके और अपनी इस ग्रोथ को स्थायी कर रही है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी टीम भी, इस फ्रीडम टीम भी इसमें कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। अब तक अगर हम सबसे आगे रहे हैं तो आगे भी हम सबसे आगे ही रहेंगे, हर कदम पे आगे रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबकी अपार सफलताओं के शुभकामनाओं के साथ, मुकेश जी अभी नहीं है तो मैं और टू दुर्गेश जी आप वापस। धन्यवाद धन्यवाद सर, आदरणीय बोहरा सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में आदरणीय सूर्य प्रकाश जी वैद सर अगर आ सकते हैं तो मैं एक बार वैद सर को इनवाइट करूंगा, प्लीज सर। दुर्गेश जी कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा सा हो नहीं पाएगी बात। आपको बहुत बहुत बधाई। सितंबर में रिकॉर्ड बनाना है, अच्छा करना है, बेहतरीन करना। दुर्गेश जी कंटिन्यू। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में अवधेश जी सर है, अभी नजर आए थे। एक बार अवधेश जी सर आइए, क्योंकि सर हमारे पास हमारे सामने 9:20 पे आएंगे तो 5 मिनट का मैं आ गया हूँ दुर्गेश
दुर्गेश जी मैं आ गया हूँ। यस सर। तो एक बार जोरदार डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ में गुरुदेव को मैं इनवाइट करूं। प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, धन्यवाद। मेरा जो फोटो उल्टा आ रहा है क्या? मेरे मोबाइल में तो उल्टा आ रहा है। टेढ़े आ रहे हो आप। टेढ़े आ रहे हैं? आड़े आ रहे हैं गुरुदेव, आप इसको घुमा। ओके सर, वो सभी पे आ रहे हैं। चलो अब मेरा इसी तरह से सेटिंग होगा, ये पोर्ट्रेट नहीं हो रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। महीने के शुरुआत में अपन सब लोग मिल रहे हैं नई आशाओं नए उमंग के साथ। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत शानदार शानदार कारनामे इस समय किए हैं। शानदार एकेडमिक फंक्शन हुआ जिसके अंदर आप सब लोग आए हैं और आने के बाद आपने वो नज़ारा देखा जिसमें ट्रेनिंग के साथ टीसी सर का मैसेज और उसके बाद आपने पूरे हिंदुस्तान में फ्रीडम टीम का क्या जलवा है वो आपको देखने को मिला। दूसरा काम आपने क्लोजिंग पर बड़ी हिम्मत के साथ काम किया। जब सर्वर में थोड़ी बाधा आ रही थी, चैलेंज आ रहे थे, कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि टारगेट कहाँ दिखेंगे, लेकिन लीडर होता ना उसको सब पता होता है। लीडर वो एंड पे जाके नहीं खेलता कभी। 90% आम आदमी होते हैं वो देखते रहते हैं 3,50,000 पे जाके अटक जाते हैं 3,60,000 पर। तो जिनको बिल्कुल बारीकी से बराबर टारगेट पूरा करना होता है उनको देखने की जरूरत है, और जो सरप्लस लेकर चलते हैं उनको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा ही अपने टारगेट को पूरा कर ही लेते। ये चैलेंज जीवन में जैसे अभी आ रहे हैं वैसे कई बार आए हैं और हमारा अनुभव है 25 सालों का। जिन लोगों को करना होता है वो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटा है तो रही कहीं असर आपको सितंबर में पूरी करनी है और शानदार तरीके से सितंबर को यादगार महीना बना। सितंबर का ये महीना हर तरीके से खास है। सितंबर में आपके जो है ईयरली टारगेट पूरे होते हैं एनिवर्सरी के। सितंबर में आपके गामा ओरिजिनल का टारगेट पूरा हो रहा है और पूरा हिंदुस्तान सितंबर के बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित है और बहुत तेज गति से उस पर काम हो रहा है। सबसे पहले इसे समझ जाना है कि एक महीना आरसीएम करना है या जिंदगी भर आरसीएम करना है। और अगर जिंदगी भर आरसीएम करना है ना तो रोज वही काम करने पड़ेंगे। जैसे खाना आप रोज खाते हैं, पानी आप रोज बार बार पीते हैं, उस तरह से ही जीवन का जिस दिन इसे अभिन्न अंग बना लेंगे उस दिन आपका काम एकदम स्मूथली चलना चालू हो जाएगा। और जब तक आप पर्टिकुलर किसी एक महीने के टारगेट पर लगे रहेंगे तब तक आप हमेशा अपनी बहुत सारी एनर्जी को वहां पर लगाएंगे। और रूल है, जब 100 मीटर की दौड़ आप दौड़ते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन 100 मीटर की रेस सबसे तेज दौड़ी जाती है, लेकिन 100 मीटर की रेस सबसे तेज दौड़े जाने के बाद रेस्ट लेना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा देर तक तेज दौड़ना संभव नहीं होता। मैराथन रेस को लंबी लगाई जाती है, 30-30, 50-50 किलोमीटर की मैराथन रेस होती है और वो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चलती है। तो आदरणीय टीसी सर का जो नारा है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा वाइटल पर 100%, रॉयल्टी पर 50% और टेक्निकल पर 25% की ग्रोथ हमें चाहिए। अब ये शुरुआत में सुनने के लिए हमें थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, यार 100% की ग्रोथ संभव कैसे? एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन थोड़ा इसे समझना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। देखिए, 2 से 4 करना बहुत आसान है, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000 तक करना बहुत आसान है। लेकिन 1000 से 2000, 4000 और जब 16,000, 32,000, 64,000 पर जाए तो थोड़ा कठिन है। और जब उससे ऊपर जाए जहां करोड़ों की बात आए तो वहां पर थोड़ा सा और कठिन है। तो टीसी सर ने बहुत ध्यान रखा है ये बात करने से पहले कि वाइटल लेवल पे एक छोटा सा लेवल होता है जहां पर हमारा इंडिविजुअल नजर रहती है, हमारा कंट्रोल रहता है। जब हमारा कंट्रोल रहता है तो हम 100% हासिल कर सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और आपके पास जो भी ग्राहक आता है, आप साड़ी के सेल्समैन हैं, जो भी लेडीज आपके पास आती है आप सही तरीके से संतुष्ट कर देते हैं, लेडीज को साड़ी दिले दे देते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे सेल्समैन। लेकिन आप अच्छे सेल्समैन हैं, आपका रिजल्ट 100% है, लेकिन आपको दुकान बड़ी करनी है ना तो सेल्समैन दूसरे भी रखने पड़े। और जो दूसरे सेल्समैन जरूरी नहीं है
कि वो 100% सारे ग्राहक को संतुष्ट कर पाए। वहां पर आपको एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद जब बहुत सारी ब्रांच हो जाएगी तो वहां पे एवरेज फिर मेंटेन होगा। तो सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, सबकी एक्टिवनेस एक जैसी नहीं होती, सबकी प्रेफरेंस एक जैसी नहीं होती, सबकी प्रायोरिटी एक जैसी नहीं होती। और इसलिए हमारी टीम बनती है कि हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करता है, हर आदमी का दिमाग का सेटअप अलग अलग तरह का होता है और उसी के आधार पर सारे लोग काम करते हैं। और बीइंग ए टीम अगर हमें काम करना है तो सभी को साथ में लेकर ही हमें काम को करना पड़ेगा। ये ग्रोथ कब आ सकती है? जब हम एक रोड मैप एक नीचे वाले वाइटल लेवल को देख करना है। सबसे पहले दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि हो सकता है। अगर आपने पहले ही ये बोल दिया नहीं हो सकता तो आप जाएंगे, यानी जब तक आपको लगता नहीं है टारगेट अचीवेबल है तब तक ही आप जाते हैं। जिस दिन वो टारगेट अचीवेबल नहीं रहता तो आप उसमें मेहनत ही नहीं करते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 5 किलोमीटर दूर आपका घर है रेलवे स्टेशन पर और आपके पास 1 मिनट है, तो आपको लगेगा ना यार 5 किलोमीटर दूर है, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट बाद ट्रेन छूट जाएगी, तो आप वहां पर हिम्मत नहीं दिखाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन 5 किलोमीटर है, मोटरसाइकिल है और 4 मिनट का समय है, तो आप ताकत लगाएंगे क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक खड़े। इसलिए हमारा दिमाग तभी काम करना चालू करता है जब हम अचीवेबल टारगेट लेते हैं। और अचीवेबल टारगेट होते हैं वाइटल के सारे लेवल, चाहे वो ईगल रनर विनर हो, चाहे ओपनर हो, स्टार्टर हो, ये सारे अचीवेबल टारगेट है। और ये अचीवेबल टारगेट है जिसपे एक व्यक्ति का पर्सनल कंट्रोल रहता है। वो कब होगा? जब हम जो भी आदमी ज्वाइन होते हैं उनको पहले दिन उनका रोड मैप बताएं कि सिस्टम में आने के बाद एक लीडर को क्या करना है और एक जो नया आदमी आया है इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ उसको क्या करना। ये दोनों चीजें अगर पता है तो हमारे वो वाइटल लेवल के सारे टारगेट पूरे होते हुए नजर आए। अब वाइटल लेवल के टारगेट पूरे होते हुए नजर कब आएंगे? जब आपकी टीम में सारे लोग 100% ड्रग यूजर हो, यानी बेसिक, कोर और कार्डिनल सबने सुना हो। अगर इनिशियल जब भी आपकी टीम में कोई आदमी शामिल हो और वो काम करना चालू करे तो काम करना चालू करने से पहले उसे आपको 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल पहले बताने होंगे। इसे कहते हैं संस्कार। संस्कार जो होता है ना वो बचपन में ही डाले जाते हैं। संस्कार बूढ़ा होने के बाद नहीं डाले जाते। बूढ़ा होने के बाद तो जो संस्कार डाले गए हैं उसका रिजल्ट आता है। इसलिए आपके जो बच्चे हैं ना उनको आप संस्कार कब डाल सकते हैं? जब वो 1 साल से लेकर 14 साल 15 साल के बीच में, 1 साल से 15 साल के बीच में एक बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी 1 से 15-16 साल के बीच में होती है, टीनेजर्स के बीच में। 16 साल के बाद उसका माइंड डेवलप हो जाता है, उसके अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और जब एक बच्चा 16, 17, 18 साल का जवान होता है तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। मेरे माँ बाप मुझे रोक रहे हैं, बाकी मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। वो बाइक को खड़ा होकर चला लेता है, वो पानी में कूद जाता है, रिस्क ले लेता है, क्योंकि उस समय 16 साल के बाद उसके जीवन में कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। और एक बार वो कॉन्फिडेंस के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो चाहे और कॉन्फिडेंस हो, एक बार अगर हार्मोन्स बन गए तो उसके बाद संस्कार नहीं डाले जा सकते। अब यहाँ पर सीनियर लोग हैं, उनको मैं बेसिक कोर कार्डिनल की बात करूं तो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे अगर उन्होंने शुरुआत में नहीं सुनी। अगर कोई आदमी पहले ही रॉयल्टी एचओर और टेक्निकल एचओर बन गया है, अब मैं उसे कहता हूं कि क्रॉस लेग की क्या परिभाषा है और क्रॉस लेग से कैसा, तो उसे लगता है यार हम तो अब इतने सीनियर हो गए, हमें पता है क्या ध्यान रखना चाहिए क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। अरे बात पता होने की नहीं है, बात शुरुआती संस्कारों की है। और अगर शुरुआत में आपने अपने बच्चों को संस्कार डाल दिए तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से 16 की एज तक संस्कार दिए जाते हैं। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई आदमी इनिशियल शुरुआत में आता है तब ही उसके अंदर बेसिक के संस्कार डाले जा सकते हैं।
और बेसिक का पहला पॉइंट क्या है? 100% परफ्यूज, नो एक्सक्यूज। हमें एक्सक्यूज नहीं करना। अगर हमने घर में सारे लोग जो हैं वो बेसिक को पहला पालन करेंगे, 100% परफ्यूज, नो एक्सक्यूज। अगर हम एक्सक्यूज करना चालू करते हैं, ये एक्सक्यूज कब होते हैं? जब हमारा आरसीएम हमारे अंदर नहीं घुसता। हमारे अंदर जब आरसीएम नहीं घुसता तो हम तुलनात्मक अध्ययन करते। तुलनात्मक अध्ययन कैसे हो गया? ये प्रोडक्ट पहले वाला सही था, ये खराब था, मार्केट का ये सही है, ये खराब। किसी माँ से पूछो, उसके 3 बच्चे हैं, क्या वो तुलनात्मक अध्ययन बच्चों में करती है क्या? एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो आत्मा से उनके साथ जुड़ी हुई। और जिस दिन हम आरसीएम के साथ आत्मा से जुड़ेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन हमारा कभी भी नहीं होगा। अक्सर फैमिली में ये ऐसा होता है कि वाइफ कभी आरसीएम पूरा 100% कर रही है, हस्बैंड कभी कभी साथ दे रहा है, कभी हस्बैंड पूरा आरसीएम कर रहा है, वाइफ साथ दे रही है। तो जो इन्वॉल्व नहीं है ना, वो हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करेगा। जैसे हस्बैंड पूरा इन्वॉल्व है तो वो कट्टर की तरह कहता है मैं आरसीएम ही यूज करूंगा, लेकिन जो आरसीएम में कट्टर नहीं है, उनकी वाइफ कहती है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इस प्रोडक्ट को चेंज करो, पहले वाला ठीक था। और जिसका हस्बैंड एक्टिव नहीं है वो भी इसके बारे में बात करता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है 100% परफ्यूज। अगर आपने संस्कार में पहला बेसिक सिखा दिया तो एक व्यक्ति के घर से आपको 2.5 से 3 हजार का पीवी आने लगता है। संस्कार नंबर 1, 100% परफ्यूज। और उसके बाद यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, जो पहला कोर्स स्टेप है। पहले दिन से उसे बताना है कि ये प्रोडक्ट यूज तक सीमित नहीं रखना, ये प्रोडक्ट हमें शेयर करना और रेगुलर वे में उन लोगों के पास इन प्रोडक्टों को जाकर डेमोस्ट्रेशन करना, डेमो करना। एक मैजिक किट के बारे में आपको गुरुकुल में बताया गया होगा, वो विज्ञान है। एक आदमी देखता है ना तब कंपैरिजन से पूर्ण होता है। मैजिक किट में आप 10 से 15 प्रोडक्ट रखिए, 10-15 प्रोडक्ट मार्केट के, 10-15 प्रोडक्ट आरसीएम के, तुलनात्मक चार्ट बनाइए और रेट बताइए और फिर लोगों को बताइए कि ये आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, इनकी क्वालिटी ये है, ये मार्केट के प्रोडक्ट हैं, ये मार्केट के प्रोडक्ट जिनका नाम आपने सुना है, ये आरसीएम के प्रोडक्ट जिसका नाम आपने नहीं सुना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम होगा तो आगे लेंगे, बाकी लेंगे नहीं। लेकिन अगर ये सारे प्रोडक्ट लेते हैं तो एक महीने में आपको 600 से 700 रुपए की बचत होती है। अगर ये बात लेकर आप लोगों के पास बार बार जाएंगे तो प्रोडक्ट शेयर होना चालू हो जाएंगे। घर में जब भी कोई आए तो आप चाय जब पिलाएं तो आप चर्चा जरूर करें। अगर वो चाय की तारीफ करें तो आपको चर्चा करनी है कि ये चाय जो है जोरदार इसलिए बनी है क्योंकि आरसीएम की कड़क चाय हम पी रहे हैं। ये आरसीएम की चाय किस तरह से निर्माण की गई है, किस तरह से इसको ब्लेंड किया गया है, इसके बारे में आप बताएंगे। और जब कोई आदमी टेस्ट कर लेता है, देखो मेहमान है तो मेहमान को तो चाय वैसे भी आप पिलाएंगे, और अगर आपने वहां पैकेट भी रख दिया तो वहां पर चांस बढ़ जाते हैं उस पैकेट के सेल होने के। जब भी आपके दूध देने वाला दूध देने आए तो आपको जब भी कोई पेमेंट लेने आए महीने का हिस्सा, तो आप उसे थोड़ा बिठाएं और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कहें भाई साहब बाकी तो दूध देने आते हैं, आज अपन साथ चाय पीते हैं, है ना। चाय में आप बिस्किट रखिए और चर्चा कीजिए। जब भी किसी आदमी को पेमेंट लेना होता है तो उसके बदले में वो प्रोडक्ट लेना उचित समझता है क्योंकि उसे जेब से पैसा नहीं देना। इस तरह से अगर हम रेगुलर वे में काम करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट शेयर होना चालू हो जाएंगे। तो संस्कार नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूज। संस्कार नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। और अगर हमने प्रोडक्ट शेयर करना चालू करना सीख लिया तो एक व्यक्ति 10,000 पीवी पर महीने के एंड में जाए। 5,000 पीवी तो मिनिमम, क्योंकि 2,500 पीवी घर का हो गया, 100 पीवी रोज का अगर वो करे तो 5,000 पीवी हो गया। लेकिन अगर कोई आदमी फुल टाइम करता है तो 10,000 पीवी से नीचे बात नहीं बनेगी और 10,000 पीवी कर सकते हैं। अब एक आदमी जो भी आपकी टीम में आया वो 10,000 पीवी पर आता है, तो आप सोचिए आपकी टीम में इनिशियल में जब वाइटल लेवल पे 10 आदमी है और 10 आदमी आपने ज्वाइन किए और 10 आदमी 10,000 पीवी न करके 5,000 पीवी भी करें तो 50,000 पीवी तो यहीं से हो गया। और अगले 10, 20 और 30 दिन में
वो जो 10 आदमी कुछ नए लोगों को अपॉइंट करेंगे, वो नए आदमी टीम में आ जाएंगे। तो संस्कार अगर शुरुआत में डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब संस्कार देने की बात आती है तब हम ज्ञान दे रहे होते हैं, और जब ज्ञान देने की बात आ रही होती है तब हम संस्कारों को बताते हैं। और एक आदमी जब परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर संस्कार कभी डाले ही नहीं जा सकते। एक आदमी 30 साल का हो गया, अब उसके अंदर कोई संस्कार डाल सकते हैं? संस्कार तो बचपन में डाले जा सकते हैं, और ये बचपन में यानी जब हम शुरुआत करते ही डाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर जब कोर्स स्टेप आएगी तो संस्कार में क्या बात आएगी कि कोई भी नया बात दिमाग में आता है तो उसे आपको अप्लाई नहीं करना है जब तक कि आपकी अपलाइन को कंसर्न ना कर दें, यानी अपलाइन आपको बोल ना दे कि इस काम को आपको करना है, तब तक नया कुछ भी दिमाग में आता है तो आपको नहीं करना है। ये संस्कार है जो बचपन में सिखाए जाते हैं। जैसे आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप बचपन में ही सिखा देते हैं कि आपके घर में कोई बड़ा आएगा तो उसके पैर छूना है, तो फिर बच्चा बड़ा भी हो जाएगा ना तो पैर छुएगा। लेकिन चक्कर क्या है, हम बचपन में जो चीज सिखानी चाहिए उसको नहीं सिखाते, और जब नहीं सिखाते हैं तो बाद में संस्कार को डाला नहीं जा सकता। तो अगर एक व्यक्ति 5 से 10,000 पीवी हर महीने खुद बनाना चालू कर दे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी टीम में 50 आदमी भी एक्टिव होंगे तो 5 लाख का बिजनेस कहीं नहीं गया। 50, सिर्फ 50 बोल रहा हूं। टीम में 200 आदमी हो सकते हैं, 300 आदमी हो सकते हैं, मैं 50 एक्टिव आदमी की बात कर रहा हूं। और 50 एक्टिव आदमी हो गए तो आपका 5 लाख पीवी कहीं नहीं गया। इसलिए हमें धारणा को तोड़नी है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, अभी वाइटल लेवल पर है, अभी से अपनी टीम को बिल्ड करना चालू कर और रेगुलर वे में, डिसिप्लिन वे में उनके साथ आपको बैठना है। हर महीने की 1 से 2 तारीख के बीच में उनके साथ काउंसलिंग करनी है। जो पुराना जो बिजनेस हुआ है उसको लिखना है, लिखने के बाद उसे अगला टारगेट देना है। जब हम टारगेट दे देते हैं ना तो उसके अचीवमेंट की ताकत बढ़ जाती है। आप देखना, आप बच्चे को टारगेट देना कि भाई ये तू काम कर लेगा तो तुझे चॉकलेट मिलेगी, ये परंपरा मैंने थोड़ी चलाई है, ये तो परंपरा सदियों से चलती आ रही है। जब हम अप्रिशिएट करने के लिए किसी को रिवार्डिंग करते हैं, टारगेट देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति के दिमाग में, सबकॉन्शियस मन में वो टारगेट घुस जाता है। और जब एक बार सबकॉन्शियस मन में कोई चीज घुस जाती है तो बार बार रिवाइज करता है उस बात को, और उसे बार बार और हर दम उसे याद आता रहता है कि मुझे अगली बार इस टारगेट को, इस लेवल को इस महीने प्राप्त करना है, इसलिए वो ढीला नहीं बैठता। तो जब हम किसी को एक बार टारगेट देंगे तो फिर वो शांति से पूरे महीने नहीं बैठेगा और वो काम करता रहेगा। तो पहला काम, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा काम, हर महीने कम से कम हमें 5 से 10 नई ज्वाइनिंग लानी है। ये संस्कार पहले मैंने देना है। रोज 2 आदमी से बात करना है ज्वाइनिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप 10 आदमी से मिलिए, वहां डेमोस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन 2 आदमी को टारगेट बनाकर प्लान यानी ज्वाइनिंग में लाने की बात कीजिए। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हो गई, इसे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। हमें सबको जाकर प्लान नहीं बताना, हमें सबको जाकर प्रोडक्ट बताना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नीडी हैं, ग्रीडी हैं और केपेबल हैं। नीडी भी होना चाहिए, ग्रीडी भी होना चाहिए, केपेबल भी होना चाहिए। और अगर ये क्वालिटी किसी के अंदर है तो हमें टारगेट बनाकर, हमें लगता है कि इसकी जरूरत है तो हमें इस टारगेट बनाकर उसे बाकायदा ऑन पेपर प्लान बताना है और उसे अपने ग्रुप में शामिल करना। लेकिन लोग बात समझ नहीं पाते। एक करोड़पति आदमी है, उसको पहले दिन प्लान बता देते हैं, और प्लान में पहले दिन क्या इनकम आएगी, 500 रुपए की इनकम ही तो बताएंगे आप, तो वो ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से उसको नहीं देखेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो पैसे के लिए छोटे पैसे के थ्रू नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन वो प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट की खास बात समझेंगे, तो उसके बाद वो प्लान के लिए भी एग्री हो जाएंगे। लेकिन हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें 10 लोगों से मिलना है प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, और 2 लोगों से मिलना है प्लान बताने के लिए। 2 प्लान आप बताएंगे तो 60 प्लान हो जाएंगे, और 60 प्लान हो जाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम, सबसे घटिया दर से भी चले तो 20% ज्वाइनिंग होगी। तो 10 आदमी आपके हर महीने नए अपॉइंट होने वाले। अब ये संस्कार आपने पूरी टीम में शुरुआत में ही डाल दिए। लेकिन लो ऑफ एवरेज तो होगा,
आप ये मत समझ लेना कि जितने लोग आप लाए वो सब आपके हिसाब से निकल जाएंगे, लेकिन हमें अपने जैसे लोगों की टीम को बिल्ड करना है, अपने जैसे लोगों की टीम को बनाना है। और अपने जैसे लोगों की टीम को अगर आपको बनाना है तो आपको अपने अंदर कोर टीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपकी टीम में चाहे 100 आदमी है, लेकिन आपकी टीम के कोर मेंबर कौन है, जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं, रेगुलर काउंसलिंग अटेंड करते हैं, रेगुलर टारगेट लेते हैं और वो सीरियस है इस सिस्टम को लेकर। और जो भी लोग इस सीरियस सिस्टम को सीरियस लेते हुए अपनी अपनी टीम की एक कोर टीम का निर्धारण करें और उनके साथ आपको रेगुलर बैठना है और हर महीने कुछ नए लोगों को कोर टीम में भेजना है। और अगर वो कोर टीम में आते हैं तो फिर धीरे धीरे आपकी कोर टीम की संख्या बढ़ जाएगी। तो कोर टीम की परिभाषा क्या है? 5 to 10,000 पीवी पर मंथ पर्सनल आईडी पे करने वाले कोर टीम के मेंबर होंगे। एक महीने में 5 से 10 ज्वाइनिंग जो रेगुलर करा रहा है वो मेरी कोर टीम का सदस्य होगा। और वो लोग जो सीरियस है उनके साथ अगर हमने रेगुलर बैठना चालू कर दिया तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपकी कोर टीम की साइज 50, 100, 80, 200 हो जाएगी। और जिस दिन ये 200 की साइज आपकी कोर टीम की हो गई, उस समय दुनिया की कोई ताकत आपको टेक्निकल एचीवर बनने से रोक नहीं पाएगा। तो ये संस्कार का मामला है और संस्कार का अगर मामला आपको सिखाना है तो ये थ्रू के वाइटल लेवल पर ही सिखा सकते हैं। और अगर आपने ये कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% हर महीने आपकी वाइटल लेवल पर ग्रोथ हो, 100% हर महीने वाइटल लेवल। और दूसरी बात, जब आप रॉयल्टी अचीवर है और अगर आपकी टीम में आपने ये बात फैला दी तो 50% से आपकी ग्रोथ होगी। और अगर आप टेक्निकल अचीवर है तो आपने अपनी टीम के रॉयल्टी अचीवर और नीचे वाले साथियों को ये बात समझा दी कि हर लीडर की एक कोर टीम है और कोर टीम की पात्रता क्या है, कोर टीम में आना क्यों। तीसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है, हर महीने जो भी आपके एरिया में मीटिंग और सेमिनार हो रही है उसे फोकस करना है पहले दिन। क्योंकि वाइटल लेवल पे संभव है, जब आप टेक्निकल एचआर बन जाएंगे तो ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा, उनके अपनी अपनी टीम हो जाएगी, आपका रोल भी अलग हो जाएगा। लेकिन वाइटल लेवल को पता होता है, जैसे मैं भीलवाड़ा का हूं तो मेरी टीम भीलवाड़ा की है, तो मुझे पता होता है कि भीलवाड़ा में और उसके आसपास कब कब मीटिंग है। तो जो अपना कोर लीड, जो मेन लीडर है, वो बता देगा कि ये मीटिंग है 1 तारीख को, ये 4 मीटिंग है इस एरिया में, हम इन 4 मीटिंग को फोकस करने वाले। कौन कितने आदमी लेगा, किसके कितने एडवांस टिकट चाहिए, और वो एडवांस पास पहले ही अलॉट कर देगा और टीम में पहले ही निर्धारित कर देगा कि मेरे 20 आदमी बैठने वाले, कि 30 बैठने वाले, कि 40 बैठने वाले। और अगर रेगुलर वे में आप एक मीटिंग में 10 आदमी को रेगुलर बिठा देते हैं तो समझ लीजिए फिर आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपनी कोर टीम बनाएं तो उसका क्राइटेरिया पहला क्या है, 5 से 10,000 पीवी, 5 से 10 ज्वाइनिंग और 5 से 10 आदमी को मेन यूवीएस की मीटिंग में हर महीने बिठाने वाला। दैट इज योर कोर क्राइटेरिया। और जो कोर क्राइटेरिया आपने बना दिया, ये संस्कार हो गए। और जिस दिन आपने इस काम को करने वाले लोगों की तादाद को बढ़ा दिया, संख्या को बढ़ा दिया, तो देखते ही देखते आप क्या देखेंगे, आपका ग्रुप जो है अब एकदम सिस्टमेटिक ग्रुप हो चला है। अब इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रॉयल्टी एचआर का काम क्या है, ये तो मैंने वाइटल, ये किसने बोर्ड चालू कर दिया, बंद कर दो भैया, जो भी नागर साहब थोड़ा देख लीजिए बोर्ड किसने चालू कर दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पहला जो वाइटल लेवल का मैंने काम बता दिया। अब एक रॉयल्टी एचआर का काम क्या है, रॉयल्टी एचआर का काम है अपने वाइटल लेवल के जो लोग हैं उनका नाम अपनी फ्रेम में रखना, लिस्ट में रखना, जो जो भी वाइटल लेवल पर है, और उनके साथ हमेशा एक कनेक्टिविटी को साथ, हमेशा आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जब आप रॉयल्टी अचीवर से हैं तो आप एक दिन से ज्यादा गेप वाइटल लेवल से नहीं करेंगे फोन पर या फिजिकल मिलने। फिजिकल मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, एक दिन का गेप कर सकते हैं और एक दिन से ज्यादा नहीं। दूसरे दिन आपकी बात आपके मोबाइल से, टेलीफोन से वाइटल लेवल से हो जानी चाहिए। और जो वाइटल लेवल के आदमी है उनका भी रोल है कि अगर किसी वजह से रॉयल्टी एचआर का कॉल नहीं आया है तो तुरंत वो संपर्क कर ले और टच में रखें क्या अब तक हो गया है और अगले वो कुछ दिनों में क्या क्या करने जा रहे हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे को कम्युनिकेट करनी है।
और वाइटल लेवल, जो रॉयल्टी अचीवर है वो वाइटल लेवल का इस तरह से ध्यान रखेगा। लेकिन रॉयल्टी अचीवर का ध्यान रखने से पहले ध्यान रखना, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। आपने नीचे भाषण दे दिया, कोई भाषण नहीं सुनेगा। जब भी आप भाषण देने जाएं तो सबसे पहले देख लें कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैंने कर लिया है कि नहीं कर लिया। यानी 10,000 पीवी मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया, मैंने पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग करा ली कि नहीं करा ली। ये इसका मतलब ये नहीं कि रॉयल्टी अचीवर नहीं कराएगा वाइटल लेवल वाला काम, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर हो चाहे टेक्निकल अचीवर हो, इनिशियल काम तो उसे भी करना पड़ेगा। क्या 10,000 पी 5 से 10,000 पीवी, 5 से 10 ज्वाइनिंग और 5 से 10 नए आदमी को मीटिंग में बिठाना, ये 3 क्राइटेरिया। ये रॉयल्टी अचीवर को भी करना है, टेक्निकल अचीवर को भी करना है, और अपनी हर मीटिंग में इसकी बात करना। छोटी छोटी होम मीटिंग का आयोजन कराना, क्योंकि आपके वाइटल लेवल वालों का आपको सहयोग करना पड़ेगा अगर आप रॉयल्टी अचीवर, और उसको दिमाग में नहीं सूझेगा तो आपको प्रोग्राम बनाना है ना, आगे होकर बोलना है कि सर मैं और मेरी वाइफ सैटरडे के दिन आपके घर पर आ रहे हैं 8 बजे, तो आप, मैं और मेरी वाइफ फैमिली के साथ, क्योंकि 8 बजे का टाइम है, अकेले जाएंगे तो फिर ज्यादा लोग अलाउ नहीं करेंगे आप, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ दोनों चले जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो आपने खाना वाना खाया घर पर, उनको जब उनका खाने का टाइम पूछ लिए, जब दोनों का खाना हो गया तो जाकर बैठिए, चाय पीजिए और उनके लोगों को बुलाइए। अगर वो 2-4 पड़ोसी को आपके जाने की वजह से बुला देता है तो उसका सहयोग वहीं पर होम मीटिंग के रूप में चालू हो जाता है। होम मीटिंग जब आप करते हैं तो पहला काम ही आपको प्रोडक्ट पर बात करनी है, क्योंकि नए आदमी को कोई मतलब नहीं है प्लान से। नया आदमी की अलग अलग तरह के चैलेंज है, अलग अलग तरह की समस्या है, और उन प्रोडक्टों के थ्रू ही वो आएगा, और वहां से आपको निकालना है कि कौन आदमी केपेबल है, कौन आदमी नीडी है, कौन आदमी ग्रीडी है, उनको बता देना है प्लान और बाकी को बता देना है प्रोडक्ट। टेक्निकल अचीवर का काम क्या है? टेक्निकल अचीवर का काम है अपने सारे रॉयल्टी अचीवर के साथ कनेक्ट रहना और वही काम करना। 5 से 10,000 पीवी, 5 से 10 ज्वाइनिंग, 5 से 10 नए प्रोस्पेक्ट को सेमिनार में ले जाना, और अपने रॉयल्टी अचीवर स्टार तक, स्टार पिन और रॉयल्टी अचीवर तक एक एक आदमी से उनकी कनेक्शन होना चाहिए, और उनको उनसे पूछना है, रिपोर्टिंग लेनी है कि सर आपने अपनी काउंसलिंग मीटिंग कर ली कि नहीं कर ली, आपकी टीम के क्या टारगेट है, इस महीने आप क्या करने जा रहे हैं। इस तरह से आपने शुरुआत में ही संस्कार 0 से हीरो तक के बना लिए, तो फिर आपको जीवन में किसी तरह का चैलेंज आने वाला नहीं है। तो जितने भी वाइटल लेवल के साथी हैं उनसे मेरा ये की निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसे सीरियस लीजिए। आप इस बिजनेस को ऐसे मत लीजिए कि हो जाएगा, चल जाएगा तो ठीक, नहीं चल जाएगा तो ठीक, क्योंकि भाई जब आप इस सिस्टम में आते हो ना तो कहीं ना कहीं आप हम लोगों को आदर्श मानते हो, है ना। हम लोगों को मानते हो कि यार हमें इनके जैसा बनना है, और इनके जैसा बनना है, कोई सोचने से बन जाता तो आप सब लोग बन जाते हैं, सोचने से तो कोई बनता नहीं है। अगर मेरे जैसा बनना है तो मैंने जो कहा है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने गलतियां की है। आज मैं आपको भाषण दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलतियां नहीं की है। भगवान कसम, अगर मैं अपनी गलतियां खुद में जब याद करता हूं ना, रात को मैं पागलों की तरह हंसता हूं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, इतनी जोरदार गलती कर दी, ऐसी गलतियां की जो मैं आपको समझा भी नहीं सकता। लेकिन मैं अब आपको इशारों से बता सकता हूं कि वो गलतियां आप मत कीजिए, है ना। वो कनेक्शन आप में, मैं इतना, मतलब यूं समझ लो मैं गुस्से वाला आदमी, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आता था कि कोई भी आदमी थोड़ा सा भी गड़बड़ करता ना भाई साहब, मैं पूरी तरह से उसको नंबर पे ले लेता था अच्छी तरह से, और इतना गुस्सा वाला स्वभाव, और एकदम मुंह फट, जो करना मुंह पे बोल देता था। जब मुझे समझ में आया कि लोग इतनी आसानी से मेरी बात को रिसीव नहीं करेंगे, तो मुझे परिवर्तन करने में बहुत सारा समय लगा। मुझे अभी तक भी उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ रहा है कि मैं उन चीजों को किस हैंडल से इसको चेंज करूं। इसलिए हमने जो गलतियां कर दी है वो गलतियां कम से कम आपके थ्रू ना हो, आप वो गलतियां ना करें, और संस्कार शुरुआत में ही डालें। लेकिन संस्कार डालने से पहले, बच्चों को ये कहने से पहले कि भाई साहब ये बड़े भाई साहब आए हैं इनको प्रणाम करो, उससे पहले आप बच्चों के सामने प्रणाम करके दिखाओ। अगर आपने खुद ने प्रणाम नहीं किया है आपके दादाजी पिताजी को, और आप अपने बच्चों को जब बात बोलेंगे ना,
तो बच्चे केवल तब तक ही बात मानेंगे जब तक आप ताकतवर है ना। बच्चा छोटा है, बच्चे को ये डर रहेगा कि पिताजी थप्पड़ मार देंगे, तब तक वो आपकी बात माने। लेकिन बच्चा जब 16 साल का होगा, जब उसके थोड़ी पावर आएगी, जब कॉन्फिडेंस के हार्मोन्स आएंगे, तो फिर वो कंपैरिजन करना चालू करेगा। क्या पिताजी आप तो खुद ही नहीं करते, आप हमें क्यों कह रहे हैं? आप देख लेना, आपका 16 साल का बच्चा हमेशा आपसे कंपेयर करेगा। आप जब कोई भी बात करेंगे तो आपको बच्चा कहेगा पिताजी आप तो करते ही नहीं, आपको तुरंत रोक देगा। लेकिन 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा ये नहीं करता। इसलिए बच्चे जब वाइटल लेवल पर छोटे होते हैं तभी उसे संस्कार से समझा दीजिए, और अगर शुरुआत में संस्कार डाल दिए तो आपको चैलेंज आएगा नहीं। रूपांतरण यात्रा की तैयारियां पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, बहुत जोरों से चल रही है, और इस रूपांतरण यात्रा की तैयारियों के लिए हमें अभी से कमर कसनी है। एक व्यक्ति होंगे जो रूपांतरण यात्रा में आएंगे, और एक व्यक्ति होंगे जो रूपांतरण यात्रा में जिम्मेदारी निभाएंगे। यू हैव टू डिसाइड, आपको जिम्मेदारी लेनी है कि भीड़ का हिस्सा। अगर भीड़ का हिस्सा बनना है तो आपकी टीम देखेगी, ये भी हमारी तरह ही भीड़ वाला है। और अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो टीम देखेगी कि मेरा लीडर कितना जिम्मेदार है, इसको कितना जिम्मेदारी उठाना आता है। और जिस दिन टीम आपको एज ए लीडर के रूप में देखेगी, तभी टीम आपको आदर्श मानेगी। टीम आपके भाषण से आपको आदर्श नहीं माने। कई लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा कहने से कोई बात नहीं मानता। भाषण देने से कोई बात मानता होता तो सारे लोग मान चुके होते। तो भाषण देना हमें बंद करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। और संस्कार का रूल है निज पर शासन, फिर अनुशासन। खुद को पहले करना, खुद को शासित करना पड़ेगा, और जब तक खुद शासित नहीं होंगे तब तक काम नहीं। तो रूपांतरण यात्रा अगर आपके एरिया से निकल रही है, आसपास से निकल रही है, कोई भी जिम्मेदारी मिले, चाहे वो किसी नेताजी को लाने की जिम्मेदारी मिले, या पानी की व्यवस्था आपको मिले, या आपको स्टेज की व्यवस्था मिले, जो भी व्यवस्था मिले, आपको आगे होकर अपने इंचार्ज से मिलना है और बोलना है कि सर मुझे जिम्मेदारी दीजिए। मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, इस संकट में मत रहना, नहीं तो आपको मिलेगी ही नहीं। लीडर जो है ना वो जिम्मेदारी लेता है कि सर ये जिम्मेदारी मैं निभा लूं, ये काम मैं करूं। तो आज ही अपने अपने एरिया के जो इंचार्ज है उनसे मिलना है और कहना सर मुझे आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, मैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं लीडर हूं। और लीडर जो है ना वो सबसे पहले खुद करता है। और ये जिम्मेदारी इसलिए लेनी है क्योंकि आप लेंगे तो ही आपकी टीम के लोग आपको देखेंगे, और जब तक टीम के लोग आपको नहीं देखेंगे तब तक वो जिम्मेदार कभी भी बनेंगे ही नहीं। आप चाहे कितने भी जोरदार तरह की बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं जो भाषण देने में बहुत माहिर है लेकिन काम में माहिर नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको भाषण देना नहीं आता लेकिन काम में माहिर है। तो हमें उन जिम्मेदार साथियों की तरह काम में माहिर बने, केवल भाषण देने में माहिर नहीं बने। एक आदमी बहुत अच्छा बोलता है इसलिए आप उसे नहीं सुनेंगे, आप उसे ही सुनेंगे जो बहुत अच्छा करता है, जिसने बहुत अच्छा किया है, जिसने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। आप उसे ही अपना आदर्श बनाएंगे, बाकी आप किसी को भी अपना आदर्श नहीं बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहली काउंसलिंग मीटिंग में पहले दिन मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरी इस बात से संबंधित किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। और टू जोधराज नागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, सर ने आज बहुत ही शानदार बात बेसिक से उठा करके और हमारे संस्कारों में डाली। किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो बिल्कुल मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा, उसको हैंड राइज कर दे जैसा सर ने बोला। शायद किसी का भी नहीं है सर, तो वापस मैं आदरणीय दुर्गेश जी को इनवाइट करता हूं। एक का हैंड राइज हुआ है तो मैं संदीप जी को अनम्यूट कर चुका हूं यहाँ से। संदीप जी बिल्कुल आप अनम्यूट हैं। धन्यवाद सर, जय श्री राम।
जैसा कि कल हमारे एसोसिएट बाहर हैं, उनको जो है हर महीने जो है प्रोडक्ट लेने के लिए बोलना पड़ता है। इस महीने हम उनको बोले तो वो बोले कि क्या जरूरी है कि मतलब हर एक महीने प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है? सर आवाज नहीं जा रहा है। आप एक बार ना ये वीडियो ऑफ करके बात कीजिए ताकि आवाज कट के नहीं आए क्लियर। सर हमारे एसोसिएट बाहर हैं, आज 2 महीने के एसोसिएट बाहर हैं, उनको शुगर था, उनको सप्लीमेंट यूज करा रहे हैं, उनको आराम है। और जैसा कि इसमें का प्रोडक्ट वगैरह जैसे कि अपना आटा हो गया, ऑयल हो गया, और भी जैसा कि सॉप हो गया, हैंड वॉश, तो ये सब चीजें हम लेने के लिए उनको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब कॉस्टली पड़ता है, फिर क्या अच्छा नहीं है। और आपकी आवाज कट रही है संदीप जी, लेकिन मैं मोटा मोटी प्रोडक्ट खरीदना मतलब जरूरी है इसमें से। संदीप जी आपकी आवाज बार बार कट रही है। प्रेस करोगे? संदीप जी आपकी आवाज बार बार कट रही है, लेकिन मोटा मोटी मुझे समझ में आ गया कि आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर है जिसको आप देते हैं, उनको फायदा भी हुआ है और वो आपसे कहते हैं कि भाई ये क्या प्रोडक्ट खरीदना मुझे जरूरी है। इसका मतलब आपने उसे समझाया नहीं है जरूरी क्यों। आपको उसे आपने फायदा बताया क्या कि भाई 7वें महीने फ्री मिलता है, कि सर आपको फ्री नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है। अगर आपको स्वास्थ्य नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है। अगर आपको इनकम नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से बाध्यता तो नहीं है कि राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा आपका अगर आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो उसे वो प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि खरीदना क्यों चाहिए। इसका मतलब आपने अभी पूरा उसे ढंग से नहीं समझाया है। तुरंत अपनी अपलाइन के साथ जाइए और उसे पूरे प्लान के बारे में समझाइए। जब तक नहीं समझेगा वो ऐसा ही प्रश्न करेगा। जिनको पता चल जाएगा ना, वो कहने से नहीं खरीदेगा, आगे वो जाकर खरीदेगा। अगर उसे पता चल गया कि 1500 पीवी हर महीने बनाने से 7वें महीने फ्री मिलता है, तो फिर वो थोड़ी कहेगा जरूरी है कि नहीं जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी आरसीएम में कुछ भी जरूरी नहीं है। इसलिए ही तो ये फ्रीडम का बिजनेस है ना। फ्रीडम इसलिए तो मिलती है, यहाँ पर जरूरी कुछ नहीं है। हमें क्या चाहिए हमें डिसाइड कर। भाई आप टीचर बनेंगे तो आपकी सैलरी 70,000 होगी, कलेक्टर बनेंगे तो 1.5 लाख की होगी। आप कितने भी अच्छे कलेक्टर बन जाओ 1.5 लाख से ऊपर सैलरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी कितनी इनकम होगी, यू हैव टू डिसाइड। आप अपनी इनकम को खुद डिसाइड कर सकते हैं। और डिसाइड कब कर सकते हैं? कर्मों से। आप क्या करेंगे तो कितनी इनकम मिलेगी। दुनिया का पहला ऐसा काम है जिसमें आप अपना खुद की इनकम को खुद डिसाइड कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। अमित जी आपको मैंने अनम्यूट किया यहाँ से, अमित कुमार। आप है ना हैंड रेज में केवल उन्हीं लोगों को आप लेना जिनका वीडियो खुला हुआ है। जिनका वीडियो नहीं है उनको मत लीजिए प्लीज। बिल्कुल ठीक है। अमित जी का वीडियो ऑन है। अमित जी यस। जय सर। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिन से हमारा ऑयल का जो रेट में बढ़ोतरी है, इससे मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी तेल का भाव बढ़ रहा है, क्या यहाँ भी ये उतार चढ़ाव होते रहता है? इससे प्रभावित बहुत लोग तेल खाना बंद कर दिया है। उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं कि आप रेट के लेके क्यों तेल बंद कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि ये पिछले मतलब 1 महीना में बहुत ज्यादा रेट हो गया है। अमित जी मैं जानकारी दे दूंगा आपको। अमित जी आपने तेल समझाओगे तो रेट दिमाग में आएगी, और अगर तेल की क्वालिटी और तेल को अमृत के रूप में समझाओगे तो रेट कभी बीच में नहीं आएगी। ये चैलेंज कब आता है? जब हम मार्केट के ऑयल से आरसीएम के ऑयल को करते हैं। अब मार्केट के ऑयल में केवल एक ही गुण होता है कि वो ऑयल है, लेकिन हमारे ऑयल में क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑयल है। दूसरा गुण है कि आप हमेशा हार्ट को स्वस्थ रखेंगे। तीसरा गुण है कि 15,000 पीपीएम इसके अंदर गामा ओरिजिनल है। चौथा गुण है इससे इनकम भी आती है। पांचवा गुण है फ्री में प्रोडक्ट भी मिलता है। आपने केवल रेट बता दी उसे। अब रेट जब बता देंगे तो वो बार बार कंपैरिजन करता फिरेगा कि ये रेट है वो रेट है।
आपने कभी उस रेट में डॉक्टर का खर्चा ऐड किया क्या ऑयल में? कि वो मार्केट से जो ऑयल ले रहा है वो ऑयल तो होगा 200 रुपए किलो, लेकिन जब अगले 10 साल बाद जब स्टंट डालना पड़ेगा, 3 लाख की कॉस्ट उस 2 लाख में दो जुड़ेगी, तब वो ऑयल क्या रेट का पड़ेगा। और अगर हम ये समझाने में असमर्थ हैं तो फिर आप केवल ऑयल से बात कर रहे हैं। और जब भी रेट को लेकर आप किसी भी चीज में जाएंगे तो कभी भी हम जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रेट हमारा विषय ही नहीं, ये कंपनी का विषय है। और कंपनी को जब सर्वे होता है तो एक एक दिन का पता रहता है कि कंपनी अननेसेसरी अगर 2 रुपए भी रेट बढ़ाएगी तो उसकी सेल कम होगी, ये कंपनी को पहले दिन ही पता है। तो रेट को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है, वो कंपनी का काम है, उनके बहुत सारे एनालिसिस है। हमारा काम है प्रोडक्ट को सही जगह पर देना, सही जगह पर देना। हम प्रोडक्ट को वहां पर दे रहे हैं जो पहले ही कोई ऑयल खा रहा है, अब दूसरे ऑयल पे रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर उसे बता दिया कि पहले तुम ऑयल खा रहे थे, अब तुम अमृत खा रहे हो, तो अमृत की कभी ऑयल से तुलना हो ही नहीं सकती। और इसे जब तक आप नहीं समझाओगे तब तक हमेशा रेट के क्राइटेरिया में उलझोगे। जैसे एक आदमी 10 रुपए का नाने का साबुन पहले ले रहा था, आपने उसे 40 रुपए का दे दिया, तो रेट की बात करेगा। लेकिन जो पहले 40 रुपए का ले रहा था उसे 20 रुपए का दे दिया, तो वो सस्ते की बात करेगा। इसका मतलब ये है कोई कम और ज्यादा नहीं होता, ग्राहक की कैपेसिटी कम और ज्यादा होती है। मर्सिडीज कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से है, फिर वो बिकती क्यों है? भैया वो तो महंगी है ना, तो बिकनी कम चाहिए, फिर भी उसके कदरदान है। इसका मतलब यह है कि हम सही ग्राहक पर पहुंचेंगे तो कदरदान मिलेंगे। अगर हम लोअर कदर ग्राहक से जाके मिलेंगे तो आपको हमेशा ही चलेगा। ओवर। जी सर, थैंक यू। दिलशेर जी अनम्यूट करें आप। हाँ, जय श्याम सर। मेरा सवाल यह है सर जी कि हमने मधुसंयम रस कितने लोगों को दिया, फायदा बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक दो लोग ऐसे मिले हमको मधुसंयम के बारे में कि उनका शुगर लेवल कम होने के बाद भी दोबारा बढ़ गया सर। तो मधु संयम रस जब तक लेते रहेंगे शुगर कम रहेगा, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बढ़ेगा ही। इसमें क्या सोचने वाली बात क्या? छोड़े नहीं है सर, वो कंटिन्यू पी रहे हैं, एक हफ्ते के बाद नॉर्मल हुआ फिर जाके बढ़ गया। देखो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, एक चीज नहीं होती। एक आदमी ये सोच ले कि मैं सिर्फ एक दवाई खा लूं और ठीक हो जाऊं, तो दवाई थोड़ी समय के लिए ठीक कर सकती है, परमानेंट ठीक नहीं कर सकती। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे बहुत सारी बार उसने थोड़ी ज्यादा टेंशन ले ली, वो जो रेगुलर अपना जो एक्सरसाइज है वो करना बंद कर दिया, है ना, उसने कुछ गलत खा लिया, ऐसे कई क्राइटेरिया होते हैं। फिर भी 100% तक किसी भी जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता। दूध ताकत देता है, लेकिन किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी भी होती है। इसका मतलब ये संपूर्ण वाक्य सत्य नहीं है कि दूध हमेशा ताकत ही देता है। कई लोगों को दूध से एलर्जी लग जाती है, कई लोगों को दूध से दस्ते हो जाती है। हमें मैक्सिमम लोगों को देखना है। अगर कोई आदमी को अगर उससे लेने से बात हो रही है तो उसे थोड़ा सा ये बोले कि सर अगर इससे आपका बढ़ रहा है तो आप इसे छोड़कर देख लीजिए। छोड़कर देखने के बाद जब और ज्यादा बढ़ता है तब उसे पता चल जाएगा कि ये टिका हुआ भी इसी वजह से था कि मैं मधु संयम रस ले रहा था। तो हमें सारे लोगों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, आप केवल उस तरह से नहीं जा सकते। और एमबी हल्दीमनी जी अनम्यूट करें। 4 मिनट है नागर साहब, अपने पास 2-3 आदमी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, सुनाई दे रहा है सर? यस सर प्लीज। हाँ थैंक यू सर। गुरुदेव को नमन सर। मैं गुलबर्गा कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल आपका इससे सहमत हूँ सर। नए वाले को प्रोडक्ट कंपैरिजन उसका मेरिट्स बताने से, प्रोडक्ट यूज करने से अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाल का मीटिंग में पूरा अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना पड़ता है सर। कैसा करेंगे सर हाल मीटिंग में? हॉल मीटिंग में तो पूरा प्रेजेंटेशन होता है ना, दैट इज द अपॉर्चुनिटी सेमिनार। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, एक आप इंडिविजुअल मिलते हैं, वो उसकी बात मैंने अभी आपको बताई, और जो सेमिनार की बात बताई वो लीडर का काम है। लीडर का काम है जो रॉयल्टी है। भाई आपकी कौन सी पिन है सर? सर स्टार गोल्ड हूँ सर। स्टार गोल्ड है ना, तो आप मीटिंग लेते हैं हॉल में,
जब होल्ड मीटिंग में लेते हैं तो वहां पर आपको कंपैरिजन के साथ साथ सीधा प्लान के ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो लोग हैं जो पहला स्टेप क्रॉस कर चुके हैं, यानी अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। एक तो होता आपको किसी घर में जाना, तो हो गया आपकी एंट्री। एक हो गया किसी को घर से बाहर निकाल के लाना, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी आपने चेक कर ली, उसकी संभावना चेक कर ली, तभी वो घर से बाहर निकला है। तो उससे आपको अपॉर्चुनिटी पर फोकस करना है जो घर से बाहर निकल गया है, और जिसके घर में जाते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी की बजाय आपको प्रोडक्ट से अपनी बात को चालू करना। सर नया प्रॉस्पेक्ट्स भी प्रेजेंट रहता सर हाल में नया प्रॉस्पेक्ट, लेकिन उसने पहला सिस्टम क्रॉस कर लिया ना कि वो घर से होल पर आ गया, इसका मतलब वो आम आदमी से थोड़ा ज्यादा सीरियस है ना? तो वहां पर आप प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी भी बता सकते। थैंक यू सर गुरुदेव, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास हरिओम जी है। हरिओम जी मेरा अनम्यूट है आप। सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल। सर मैं ये पूछ रहा था, ये गामा का जो लास्ट महीना ये है कि सर इसके बाद अगला महीना भी है? सितंबर ये लास्ट महीना है सर। जी सर, थैंक यू सर। मोहम्मद मोर्शिद अनम्यूट है सर आप। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी मेरा नया ज्वाइनिंग हुआ है और हमारे ज्वाइनिंग कराने वाले ये राजेश भाई है, तो अगर हम नया ज्वाइनिंग कराना चाहें तो आरसीएम के प्रोडक्ट का बेनिफिट फर्स्ट बताना मतलब मेरा मानना कि अगर किसी को बेनिफिट बता कि ये खाने से अगर आप मार्केट का सामान लेते हैं 10 रुपया आरसीएम से सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसके जगह 50 रुपया आप हॉस्पिटल में जाके दे रहे हैं। अगर ये 10 रुपया आरसीएम का सामान लेने में आप यूज कर देते हैं तो 40 का तो आपका वहां से बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद आपका जो आरसीएम की तरफ से बेनिफिट मिलेगा वो अलग मिलेगा। तो पहले आरसीएम प्रोडक्ट का बेनिफिट बताना जरूरी है या फिर इनकम बेनिफिट बताना जरूरी है? जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिले तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के थ्रू ही जाना है। ये बात हो गई थी कि प्रोडक्ट के थ्रू ही हमें जाना है, उसमें से निकालनी है संभावना, है ना? जिससे वो आदमी जब आपको लगे नीडी, ग्रीडी और केपेबल, तो फिर उसे प्लान बताना है। शुरुआत हमेशा प्रोडक्ट के थ्रू ही करनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है, कुछ आदमी कल प्रोडक्ट ही लेंगे और कुछ लोग आगे बात करेंगे। जो आगे बात करे उनसे अपॉर्चुनिटी बनानी है, और जो आगे बात नहीं करे उन्हें कल प्रोडक्ट। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए टाइम हमारा लगभग 2 मिनट बचा है, तो हो गया टाइम। तो एक आदमी और ले लीजिए, टाइम तो हो गया। तो सर समराइज करने के लिए दुर्गेश जी को ले लूं? यस सर प्लीज। वेलकम दुर्गेश सर, वेलकम। देखिए गुरुजी ने जो बताया है, और हम बिना सीखे जाएंगे, चैलेंज आना ही है। तो जो इस महीने के हमारे शेड्यूल है या इस महीने के हमारी जो डेट्स है वो आप दुर्गेश सर वीडियो ऑफ कर लीजिए आपका, ताकि आवाज क्लियर आए। जी आ गए हैं, तो क्योंकि वो उस समय गाड़ी चला रहे थे वो आए थे, तो नागर साहब ले लीजिए, वो ओवर कर देंगे। एसपी सर अगर है तो एक बार आइए और समराइज करके ओवर कीजिए। नागर साहब आप कर दीजिए, एसपी सर शायद नहीं है लाइव। थैंक यू सर। देखिए साथियों, सर ने आज जो काउंसलिंग ली है ना, रियली मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज बहुत दिनों बाद इस तरह की काउंसलिंग मिली है साथियों। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि सर ने जो बात बोली कि 6 बेसिक में सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट यूज, और ये पहला संस्कार। अगेन सर ने जो बताया आज 3 चीजें, वाइटल का क्या रोल है, टेक्निकल का क्या रोल है, रॉयल्टी का क्या रोल है। एक कोर टीम जो हम बना लेंगे, कोर टीम बना करके वाइटल का कंट्रोल रॉयल्टी करेगा, रॉयल्टी का कंट्रोल टेक्निकल करेगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम ट्यूनिंग बिठाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छी
काउंसलिंग रहेगी एक दूसरे की। और मैं यही कहना चाहूंगा, आज सर ने जो आपको और हमको सबको काम करने का एक तरीका दिया है, रूपांतरण यात्रा में जो बात की है कि एक व्यक्ति भीड़ बना के जाएगा, भीड़ में दर्शन करेगा और एक जो जिम्मेदारी लेगा, तो जिम्मेदार जैसे मान लो हमारे कोटा में रथ आएगा, रथ यात्रा में एक जो सिटी है रथ सिटी, तो हमने एक जिम्मेदारी ले ली है कि वहाँ पर हम पूरी टीम को इकट्ठा करेंगे और हम पूरी तैयारी से रथ को, जो हमारा प्रारंभिक पॉइंट है जहां रथ आएगा और जहां से वो एंड होगा उसका, जहां हम उसको छोड़ेंगे, वहां तक हमने पूरा एक बड़ी तैयारी की कोटा के लिए। तो इस तरह से हम सबको एक जिम्मेदारी के साथ में काम करना है। तो आज हम सब मिलकर सर का धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे। इसी प्रकार सर का आपको हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो साथियों, आज के प्रोग्राम को हम विराम देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और टाइम 1 घंटे का यहाँ पर हम सबके बीच में जूम का रहता है। तो एंड कर दो इसको। यस सर, प्लीज। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय